देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, बिहार के रोजगार को लेकर लगभग तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं से कोई उगता सूरज नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अपना रोजगार किया जाए, कैसे करते हैं, ये तमाम चीजों पे हमारी बात हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आज जानने लायक है, वो ये कि जब तक हम एक सोसाइटी नहीं बनाएंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक बिजनेस को लेकर बिहार में कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार ग्रोथ करे और यहाँ के मजदूरों को यही नौकरी मिल जाए और जो बिहारी बिजनेस करना चाहते हैं वो एक ग्रेट बिजनेसमैन बन पाए, तो दोस्तों उसके लिए हमें एक सोसाइटी बनानी होगी। कैसी सोसाइटी, आइए बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे बिहार ग्रोथ कर सकता है अगर हम सोसाइटी के मार्फत से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संस्था होती है जो मुनाफा कमाने के लिए व्यवसाय नहीं करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सदस्यों के फायदे के लिए काम करती है। ये एक ऐसी संस्था का मुख्य हेतु अपने सदस्यों की सहायता करना होता है, जिसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आपको कम से कम 10 मेंबर्स होने पड़ेंगे। जी हाँ, 10 के ऊपर आप जितने चाहिए उतने सदस्य बना सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, किसान एक साथ आ सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। जब वे एक साथ काम करेंगे तो उनके पास फर्टिलाइजर्स, यूरिया जैसी चीजें खरीदने के लिए सौदेबाजी की बेहतर शक्ति होगी। वे अपने उत्पादनों को अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। दोस्तों, सहकारी समिति की विशेषताएं, प्रकार और लाभ, एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सहकारी समिति का अर्थ क्या है, सहकारी समितियों की विशेषताएं क्या हैं और सहकारी समिति के प्रकार और इसके लाभ यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर हम इस ओर कदम बढ़ाते हैं तो आने वाले दिनों में किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन न रहे कि ये कैसे काम करता है और इससे कितनी बेनिफिट और कितनी घाटा हो सकती है। ये तमाम चीजें अभी हम आपके सामने खोल कर रख देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस करता है या फिर कोई समिति या कोई संगठन बनता है, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको जो सबसे पहली चीज जाननी चाहिए वो उसकी एडवांटेज और उसकी डिसएडवांटेज के बारे में जान लेना चाहिए। ये जरूरी होता है। और जब बात यहाँ पर बिहार की तरक्की के लिए की जा रही है और यहाँ के बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जा रही है, लोगों को कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हम जान लें। दोस्तों, सहकारी समिति उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कि अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपनी घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके पर संयुक्त प्रबंध के अंतर्गत संगठित होते हैं। वह सभी मिलकर पूंजी इकट्ठी करते हैं। सहकारी संगठन अपने सदस्यों की सेवा करने के अभिप्राय से बनाए जाते हैं। समाज में जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपनी स्वयं की रक्षा के लिए इस तरह के संगठन बना सकते हैं और उनके सदस्य बनकर अपने आप को आधुनिक उत्पादन एवं वितरण के साधनों से होने वाले शोषण से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सहकारी समिति की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। सदस्य जब तक चाहे सदस्यता में रह सकता है तथा जब चाहे अपना अंश हटाकर सदस्यता छोड़ सकता है। सदस्यता की कोई सीमा नहीं होती। सामान्यतः अंश का मान 1 से 10 रुपए तक होता है। इस प्रकार अंश का मान कम होने से अधिक सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि गरीब भी इतनी रकम जमा करा सकता है। इसका प्रबंधकीय मंडल लोकतांत्रिक समानता के आधार पर चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है, चाहे उसके कितने ही अंशों। मुख्य नीतियां तय करने के लिए सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है और उनको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व प्रबंध समिति पर है। समिति अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती है। इनका रजिस्ट्रेशन सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है। पंजीकृत समिति का लाभ यह है कि उसको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आयकर यानी इनकम टैक्स व स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति, श्रम सुविधा आदि के लिए। वहीं सहकारी समितियों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों, वस्तुओं के निर्माण के लिए व्यक्ति के संगठन द्वारा बनाई जाने वाली समिति है। यह उस स्थान पर उचित रहती है जहां पर न तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और न ही अधिक तकनीकी ज्ञान की।
इसमें होने वाला लाभ पूंजीपतियों के पास जाने से बच जाता है। वहीं अगर यह औद्योगिक उत्पादन का लोकतांत्रिक प्रबंध है, परंतु यह दुर्भाग्यवश भारत में सफल नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ताओं सहकारी समिति के बारे में भी बात कर लेते हैं कि यह समिति अधिक लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य निर्माणकर्ता से सीधे माल खरीदकर सदस्यों तथा उपभोक्ताओं तक उचित मूल्य में पहुंचाना होता है। इस प्रकार से इस समिति के माध्यम से बिचौलियों का विलोपन हो जाता है, जिससे इसका लाभ सदस्यों को अपने पास बच जाता है। सहकारी समिति द्वारा उचित व कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों में सुपर माउंट सहकारी बाजार खोले गए हैं। शुरुआती दिनों में इन्हें काफी सफलता मिली, लेकिन बाद में कुप्रबंध और अनुभव की कमी की वजह से इस प्रकार के बाजार अधिकतर शहरों में संतोषप्रद कार्य नहीं कर पाए। अब जान लेते हैं कि गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में। यह समिति सदस्यों जिनको भूखंड तथा मकान की आवश्यकता है, उनको उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। इन कार्यों के लिए सरकार ने कई सुविधाएं प्रदान भी कर रखी हैं। ऋणदाता सहकारी समिति, इसका उद्देश्य गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देना है, ताकि वे उस राशि को किसी ऐसे काम में लगा सके जो कि उनके लिए लाभदायक हो। इसमें ऋण ब्याज की दर पर दिया जाता है। वहीं अगर सहकारी कृषि की बात करते हैं, जिसका उद्देश्य कृषकों के समूह द्वारा सहकारी समिति बनाकर कृषि योग्य भूमि का आकार बढ़ाना है। इस प्रकार कृषि में विज्ञान व टेक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक उपकरण प्रयुक्त करते हुए उपज बढ़ाई जा सकती है। वहीं सहकारी समितियों के लाभ के बारे में, यानी कि इसके एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। यह उत्पाद सस्ता बेचती है, क्योंकि इसमें विज्ञापन आदि पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। वहीं लेखा इत्यादि रखने तथा प्रबंध के कार्यों का खर्चा न्यूनतम होता है, क्योंकि सदस्य अवैतनिक रूप से स्वयं ही काम करते हैं। यह अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन व स्थिति प्रदान करती है। क्योंकि यह सामुदायिक सेवा के लिए है, अतः इसमें अधिक लाभ, कालाबाजारी तथा जमाखोरी जैसी बुराइयां नहीं होती हैं। इसमें खरीद सीधे उत्पादकों से होती है, अतः बिचौलियों का लाभ कम हो जाता है। वहीं यह भारतीय कृषकों की समस्याओं में सुधार हेतु उचित है, लेकिन उन्हें भंडारण ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इसमें लाभ का हिस्सा समान रूप से निश्चित दर से वितरित किया जाता है, ताकि शेष सामाजिक विकास कार्यों में लगा दिया जाए। वहीं सामान्य जनता को लाभ पहुंचती है। इसमें सरकार से ऋण के रूप में अधिक राशि लेना संभव है। सदस्यों में सहकारिता एवं सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। वहीं सहकारी समितियों की हानियों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके सदस्य क्योंकि अधिकतर अल्प आय वर्ग वाले लोग होते हैं, अतः पूंजी सीमित मात्रा में इकट्ठी की जा सकती है। इसका आर्थिक स्रोत सीमित रहने से उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी पर रख पाना संभव नहीं है, जिसमें कठोर व अच्छी देखरेख की आवश्यकता होती है। जिसमें व्यापार यद्यपि सदस्यों के लिए किया जाता है, लेकिन असदस्यों को मना कर पाना संभव नहीं है। प्रबंध अधिकतर असक्षम होता है। सदस्य सामान्यतः अनावश्यक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। सहकारिता का आशय आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करना है। इस प्रकार सहकारी समितियां व संस्थाएं हैं जो सदस्यों की आपसी सहायता के लिए बनाई जाती हैं। सहकारिता आंदोलन मुख्य रूप से गरीबों का आंदोलन है। निर्धनों की भलाई के लिए इसे चलाया गया है। भारत में सहकारिता की आवश्यकता, अब इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत की लगभग 80% जनता गांवों में रहती है, जिनका मुख्य पेशा खेती है। भारत के किसान बड़े गरीब हैं। वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं और महाजनों तथा साहूकारों की दया पर निर्भर रहते हैं। वे महाजनों से कर्ज लिए बिना न तो अपनी खेती का काम ही ठीक से कर पाते हैं और न अतिरिक्त खर्च का भार उठा पाते हैं। एक बार कर्ज में फर्म जमा हो जाने के बाद वे पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज नहीं चुका पाते। इस बुराई को दूर करने के लिए तथा निर्धन किसानों की सहायता के लिए आज से लगभग 80 साल पहले सहकारी ऋण संस्थाओं के रूप में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठाया गया। अब इसकी उपयोगिता पे बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से कर्ज को व्यवस्था के लिए प्रारंभ की गई सहकारी संस्थाओं ने आज अनेक रूप ले लिए हैं। देश में अनेक सहकारी संस्थाएं हैं जिनके करोड़ों व्यक्ति सदस्य हैं। ऋण का प्रबंध करने वाली सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों को उचित ब्याज पर धन उपलब्ध कराती है। सहकारी विपणन संस्थाएं अपने सदस्यों को उचित मूल्यों पर मंडियों में बेचती है, जिससे वे बिचौलियों के शोषण से बचते हैं।
सहकारी दुग्धशालाएं गांवों से दूध इकट्ठा करके शहरों में बेचने का काम करती है और सदस्यों को उनके दूध की उचित कीमत दिला देती है। सहकारी भंडार लोगों को उचित मूल्य पर ठीक किस्म की वस्तु प्रदान करके उनकी बचत करते हैं और व्यापारियों द्वारा मनमानी कीमत वसूलने पर अंकुश लगाती है। इसी प्रकार सहकारी आवास समितियां लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराती है। दोस्तों, इसमें सब कुछ आपको सोचना है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल व्यू था जो मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर हम बिहारी अगर चाहते हैं कि बिहार में रोजगार पैदा करें तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है बिहार में रोजगार के लिए, क्योंकि जब इस तरह की समितियां बनेंगी तो तमाम बिहारी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे और बातें करेंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन सा बिजनेस बिहार में कितना सक्सेस होगा और उसके आधार पर तमाम लोग एक तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे कि विभिन्न तरह की बिजनेस स्टार्ट हो सकती हैं। और दोस्तों, आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत ही मेरी हिम्मत है।